हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कौटिल्य को कंटिन्यू करेंगे। और आज की इस वीडियो सीरीज में कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के जितने भी अधिकरण हैं, 15 अधिकरण हैं, इन 15 अधिकरणों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ के साथ कौटिल्य की वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या विचार हैं, कौटिल्य के सामाजिक विचार क्या हैं, कौटिल्य के दास प्रथा के संबंध में क्या विचार हैं, कौटिल्य के अन्य जो गुप्तचर व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में हम सीखने वाले हैं। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी कंटेंट की तरफ और देखते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अधिकरण के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेक्शंस है इसको आप अधिकरण भी कर सकते हैं। ठीक है, अधिकरण ऑफ अर्थशास्त्र भी कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, अब अर्थशास्त्र के अधिकरण के बारे में अगर बात करें तो अर्थशास्त्र जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अर्थशास्त्र जो है शुक्र और बृहस्पति की वंदना से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, शुक्र और बृहस्पति की वंदना सबसे पहले इस चैप्टर के पहले अध्याय में ही बात की गई है। शुक्र और बृहस्पति की वंदना के बारे में कहा गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र जैसा कि आपको पता है कि दंड नीति अर्थात राजनीति व शासन कला पर लिखा गया एक ग्रंथ है। जैसा कि इसका नाम अर्थशास्त्र है, उस तरह यह अर्थव्यवस्था पर नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आप ये सोचें कि ये अर्थशास्त्र है तो ये अर्थव्यवस्था के ऊपर लिखा गया होगा, नहीं। ये क्या है, ये राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है, ये चीज ध्यान रखना। शासन कला पर लिखा गया बुक है ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अर्थशास्त्र आपने सुना और अर्थशास्त्र को आप इकोनॉमी से जोड़ दें। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राचीन भारत में राजनीति शास्त्र को दंड नीति भी कहा जाता था, ये चीज भी ध्यान रखना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में राजनीति शास्त्र को किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो प्राचीन भारत में राजनीति शास्त्र को दंड नीति के नाम से जाना जाता है। इसे ही दंड नीति को या फिर कह लें अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, दंड नीति और अर्थशास्त्र दोनों क्या है, एक ही हैं। तो या अगर राजनीति शास्त्र और दंड शास्त्र दोनों एक हैं, अर्थशास्त्र और दंड नीति दोनों एक हैं। ठीक है, इसमें से कोई अंतर नहीं है, बस शब्दों का केवल माया जाल है यहाँ पर, बाकी सारी चीजें एक जैसी हैं। अर्थशास्त्र बिगिंस द वर्शिप ऑफ अ वीनस एंड अ जुपिटर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो अर्थशास्त्र का स्टार्टिंग है, जो बिगिंस होता है अर्थशास्त्र कौटिल्य का, ये जुपिटर और वीनस के वर्शिप से ही शुरू होता है, उनके पूजा पद्धति से ही शुरू होता है। अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटाइज रिटन ऑन दंड नीति, पॉलिटिक्स एंड द पार्ट ऑफ गवर्नेंस। अनलाइक इट्स नेम अर्थशास्त्र, इट इज अ नॉट ऑन इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स पर नहीं लिखा गया है, ये चीज ध्यान रखना। ये क्या है, एक दंड नीति पर लिखी गई पुस्तक है। चलिए, इन एंशियंट इंडिया पॉलिटिकल साइंस वाज अ कॉल्ड दंड नीति एंड इट वाज आल्सो कॉल्ड अर्थशास्त्र। ठीक है, एंशियंट इंडिया में हम पॉलिटिकल साइंस को दंड नीति भी कहते थे एंड दंड नीति को हम अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते। ठीक है, अगर बात करें तो दंड नीति इज इक्वल टू पॉलिटिकल साइंस, इज इक्वल टू अर्थशास्त्र। ठीक है, तो सारी बातें क्या हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। या तो आप ऐसा कर लें, पॉलिटिकल साइंस इज इक्वल टू दंड नीति एंड दंड नीति इज इक्वल टू पॉलिटिकल साइंस या अर्थशास्त्र। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, आप इनको दूर दूर नहीं कर सकते। ठीक है, महाकवि दंडी ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र को दंड नीति कहा है। तो दंडी के बारे में आपने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, तो इन्होंने कहा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र को कि यह क्या है, एक दंड नीति है। ठीक है, दंड नीति को अर्थशास्त्र भी कहते हैं और अर्थशास्त्र को दंड नीति भी कहते हैं। ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के प्रथम अध्याय में कहा है कि वे दंड नीति की विवेचना कर रहे हैं। ठीक है, दंड नीति का तात्पर्य है, यहां पर आप देखेंगे तो शासन संचालन और शासन व्यवस्था के माध्यम से कैसे एक राज्य को संचालित किया जाए, तो यह दंड नीति से जुड़ा हुआ विषय है। डॉक्टर अल्तेकर हैं, ये कहते हैं कि राजनीति शास्त्र में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो व्याकरण में पाणिनि की अष्टाध्यायी का है। ठीक है, तो अब आप समझ के चलिएगा कि राजनीति शास्त्र में अर्थशास्त्र का उतना ही महत्व है जितना कि व्याकरण में
पाणिनि की अष्टाध्यायी लिखी गई है। ठीक है, अष्टाध्यायी व्याकरण के ऊपर लिखी गई बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और वैसे ही राजनीति शास्त्र के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो लिखी गई है वो क्या है, अर्थशास्त्र मानी गई है। ठीक है, तो अल्तेकर ऐसे कंपैरिजन करते हैं कि जैसे राजनीति पर लिखा गया अर्थशास्त्र है, वैसे ही अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की व्याकरण पर लिखी गई एक पुस्तक है। तो दोनों में क्या है, बिल्कुल कंपैरिजन है, दोनों का उतना ही महत्व है। जितना महत्वपूर्ण पाणिनि की अष्टाध्यायी है, उतना ही महत्वपूर्ण कौटिल्य का राजनीति पर लिखा गया अर्थशास्त्र है। तो ये चीजें आप कॉमन चीजें हैं, इनको आप इंटरकनेक्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे चीजों को सीखने से आपकी थोड़ी सी सब्जेक्ट पर पकड़ बनती है और नॉलेज भी आपका बूस्ट होता है। ठीक है। महाकवि दंडी has called the Kautilya's Arthashastra as a Dandaniti. Kautilya has said the first chapter of Arthashastra that he is a discussing Dandaniti. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में ही कहते हैं कौटिल्य कि वह जो है दंड नीति पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। डॉक्टर अल्टेकर कहते हैं कि अर्थशास्त्र हैज अ सेम प्लेस इन द पॉलिटिकल साइंस एज अ पाणिनि अष्टाध्यायी इन द ग्रामर। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अर्थशास्त्र को वही प्लेस मिला हुआ है पॉलिटिकल साइंस में जितना कि अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की पुस्तक जो लिखी गई है उसको जितना मिला हुआ है ग्रामर में, उतना ही महत्व है अर्थशास्त्र का पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, इतना हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम का मुझे लगता है क्लियर हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में अर्थ एवं अर्थशास्त्र की संक्षिप्त परिभाषा दी है, बहुत डिटेल में चीजों को इन्होंने नहीं बताया है। कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, मनुष्यों की जीविका को इन्होंने अर्थ कहा है, और मनुष्य से युक्त भूमि को भी अर्थ ये कहते हैं। ठीक है, अर्थ के दो मायने हैं, एक तो मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए, कुछ कमाने के लिए, यानी कि धन को भी अर्थ कहा जाता है, पैसे को भी हम, संपत्ति को भी अर्थ के संदर्भ में देखते हैं। और दूसरा कौटिल्य कहते हैं कि अर्थ का तात्पर्य क्या है, मनुष्य से बसी हुई भूमि, मनुष्य से बसी हुई भूमि, यानी ऐसी ऐसी जगह, ऐसा लैंड जहां पे ह्यूमन बीइंग रहते हैं। ठीक है, जो इस शास्त्र इस भूमि को प्राप्त करने तथा इस भूमि की रक्षा करने का उपाय बताता है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र का मतलब है कि मनुष्य से युक्त भूमि को ये कहते हैं जो शास्त्र इस भूमि को प्राप्त करने और भूमि की रक्षा करने के बारे में उपाय बताता है, वही क्या है, अर्थशास्त्र है। सीधे से शब्दों में समझें तो कौटिल्य कहते हैं कि अर्थ का मतलब दो तरीके से होता है। एक अर्थ का मतलब होता है संपत्ति, रुपया, पैसा, धन, प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरे अर्थ का मतलब है कि मनुष्य से बसी हुई भूमि, यानी ऐसी जमीन जहां पर लोग रहते हैं। जहां पर लोग रहते हैं उसका मतलब क्या है, राज्य है, समाज है ना। तो कौटिल्य कहते हैं कि जहां पर लोग रहते हैं, जिस भूमि पर लोग बसते हैं, उस भूमि को प्राप्त करने के बारे में जो शास्त्र हमें बताता है, और उस भूमि की रक्षा के बारे में जो शास्त्र हमें चीजों को बताता है, वही क्या है, वही अर्थशास्त्र है। ठीक है, इतना चीजें आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। जो चीजें आपको ना समझ में आए प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि चीजें हमें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, या मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ कमियां हैं, उनको मैं सुधार करूंगा अगर ऐसा है तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौटिल्य हैज गिवन अ ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ अर्थशास्त्र एंड Artha and economics on his book. Definition of economics according to Kautilya: the livelihood of humans is called Artha, and the land occupied by the humans is also called the Earth. ठीक है, तो आपको यही वाला मीनिंग याद रखना है कि ऐसा लैंड जिसको ह्यूमन बीइंग्स ने ऑक्युपाइड कर रखा हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे अर्थ कहते हैं। ठीक है, द साइंस विच टेल्स the way to acquire this land and protect this land is called अर्थशास्त्र। यहां पर इकोनॉमिक्स नहीं होगा, यहां पे अर्थशास्त्र होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र से कौटिल्य का आशय क्या है, दंड नीति से है, या फिर कह ले राज्य शास्त्र से। ठीक है, अर्थशास्त्र का मतलब है कि दंड नीति। दंड नीति में भी आप वो चीजें देखते हैं जिसमें राज्य के संरक्षण के बारे में बात की गई है, राज्य के संचालन के बारे में बात की गई है, राज्य के संवर्धन के बारे में बात की गई है। संवर्धन का मतलब राज्य का विस्तार करना,
एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो ये सब दंड नीति के पार्ट हैं, ये सब राज्य शास्त्र के पार्ट्स के बारे में बताए गए। तो अर्थशास्त्र में भी यही सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। कौटिल्य अर्थशास्त्र में सभी शास्त्रों को सम्मिलित करके उसका व्यापक अर्थ बताते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अर्थशास्त्र में मनोविज्ञान को भी शामिल किया, राजनीति शास्त्र को भी शामिल किया, और ऐसे अलग अलग ऐतिहासिक, भौगोलिक या अन्य विषयों को भी इन्होंने अर्थशास्त्र में शामिल किया है। कौटिल्य के शब्दों में अगर बात करें, इन्होंने कहा है कि संपूर्ण शास्त्रों का क्रमबद्ध अध्ययन करके और उनके प्रयोगों को भली भांति समझकर ही राजा के लिए इस शासन विधि की रचना की है, ठीक है। तो कौटिल्य कहते हैं कि अर्थशास्त्र की जो रचना की गई है, तो संपूर्ण शास्त्रों का सही तरीके से अध्ययन कौटिल्य ने किया, और अध्ययन करने के बाद उसका सही तरीके से प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद तब इन्होंने शासन को चलाने के लिए राजा के लिए एक पुस्तक लिखी जो अर्थशास्त्र के नाम से जानी गई, ठीक है। तो अर्थशास्त्र कोई साधारण बुक नहीं है, ये इसमें संपूर्ण शास्त्रों का सार मिलेगा, संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन किया गया है, और उस पे अध्ययन के साथ साथ उसका एक वैज्ञानिक प्रयोग भी किया गया है, ठीक है। उसका बिल्कुल एक प्रैक्टिकल वे में चीजों को देखा गया है, देन उसके बाद ही चीजों को अप्लाई किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दैट्स बाय अर्थशास्त्र कौटिल्य मीन्स पनिशमेंट पॉलिसी, ठीक है। कौटिल्य इंक्लूड्स ऑल द स्क्रिप्चर्स इन अर्थशास्त्र एंड एक्सप्लेन इट्स वाइडर मीनिंग, ठीक है। तो कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में अलग अलग स्क्रिप्चर्स को शामिल करते हैं, ठीक है, अलग अलग स्क्रिप्चर्स को शामिल करते हैं, और इसको बहुत ज्यादा इसकी मीनिंग को ब्रॉड बना देते हैं। In the words of Kautilya, after studying all the scriptures a systematic manner and understanding their uses well, this method of a governance has been created for the king. अब देखते हैं कि हम अधिकरण के बारे में बात करें, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 15 अधिकरणों की बात की है, ठीक है। 15 अधिकरण है, ठीक है। तो पहले अधिकरण में क्या है, दूसरे अधिकरण में क्या है, आपको अगर याद ना हो तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा टिपिकल ये नहीं है, ठीक है। याद हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप अगर रीडिंग भी करते रहेंगे तो चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। मैं बता दूंगा कि क्या कौन कौन से अधिकरण इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, आप उन पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें आप ज़्यादा पैनिक मत होइएगा, ठीक है। पहले अधिकरण में है राज्य वृत्ति निरूपण या विनयाधिकरण के बारे में कहा गया है। क्या मतलब है इसका, ठीक है। इसमें राजा के जीवन और उससे संबंधित समस्याओं के बारे में बताया गया है। राज्यवृत्ति निरूपण का मतलब है राजा के जीवन और उससे नियम संबंधित, क्या क्या राजा के जीवन में क्या नियम होंगे, ठीक है। इसके अलावा अमात्यों की नियुक्ति कैसे होगी, यानी मंत्री, अमात्य का मतलब क्या है, मंत्री, ठीक है, ध्यान रखना शब्दों को, अमात्य का मतलब मंत्री होता है, ठीक है। मंत्रियों की कैसे नियुक्ति होगी, गुप्तचर व्यवस्था कैसे चलेगा, राजा के स्वजनों से दुश्मनों से, स्वजन का मतलब होता है दुश्मनों से रक्षा कैसे होगी, राजभवन का निर्माण, विभिन्न विधाओं पर विचार कैसे किया जाएगा, विष का प्रतिकार, विष प्रतिकार का उपाय का मतलब है अगर राजा को किसी विष कन्या ने या किसी विषधारी सांप ने या किसी विषधर जीव ने काट लिया, या राजा को किसी ने विष पिला दिया, तो उस विष का प्रतिकार कैसे किया जाए, उस विष से राजा को कैसे बचाया जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं पहले अधिकरण में बातें की गई हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप चीजों को समझते चलेंगे तो आपको आसानी होगी थोड़ा सा। दूसरे अधिकरण में बात की गई है अध्यक्ष प्रचार की, ठीक है। अध्यक्ष का मतलब है इसमें विभिन्न विभागों के अध्यक्ष यानी मंत्रियों की नियुक्ति कह सकते हैं, तथा उनके कार्यों के वर्णन के बारे में बताया गया है। दूसरा अधिकरण है अध्यक्ष प्रचार से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जनपदों, दुर्गों के निर्माण का भी विवरण दिया गया है। तीसरे अधिकरण में इसमें धर्मशास्त्र के अनुसार न्याय विभाग का संगठन, विभिन्न प्रकार के विवादों, न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन भी किया गया है, ठीक है। अब चौथा अधिकरण थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें कंटक शोधन के बारे में की गई है, यानी कि दंडों के विधान के बारे में, यानी कि इसमें विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए दंड के विधान किए गए हैं, यानी अपराध की प्रकृति के अनुसार दंड की व्यवस्था की गई। जैसा क्राइम का नेचर होगा वैसे ही पनिशमेंट का भी नेचर डिसाइड किया गया है। तो चौथा अधिकरण जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, पहला और चौथा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले अधिकरण में क्या है, राजा के जीवनचर्या के बारे में, राजा की सुरक्षा के बारे में, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में, मंत्रियों की नियुक्ति, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। फर्स्ट अधिकरण आप जरूर पढ़िएगा, राजवृत्ति निरूपण और
विनिध्यास करना, ठीक है। इट डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द किंग एंड द प्रॉब्लम रिलेटेड टू हिम, ठीक है। तो इसमें राजा के लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है और लाइफ में राजा के क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में बताया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बावजूद बात करें, दिस डिस्क्राइब द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में फर्स्ट अधिकरण में बात की गई है। इंटेलिजेंस सिस्टम के बारे में, जिसको हम गुप्तचर व्यवस्था कहते हैं आज के टाइम पे, इंटेलिजेंस सिस्टम, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ द किंग्स फ्रॉम हिज रिलेटिव्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ राजभवन, इसके साथ साथ डिस्कशन ऑन अ वेरियस मेथड्स, इसके साथ साथ एंटीडोट फॉर द पॉइजन्स के बारे में बातें की गई हैं कि अगर कैसे राजा को एंटीडोट दे दिया जाए जिससे कि वो एक तरीके से बचे रहें, ठीक है। सेकेंड अधिकरण भी आप ध्यान रखिएगा, इसमें अध्यक्ष और प्रचार के बारे में किया गया है। अध्यक्ष प्रचार इज डिस्क्राइब द अपॉइंटमेंट ऑफ अ हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड देयर वर्क्स, ठीक है। इसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बारे में बात किया गया है कि कौन कौन से ऐसे मंत्री होंगे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे और उनके क्या क्या वर्क्स होंगे, क्या क्या उनके फंक्शंस होंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट ऑल्सो डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ जनपदास एंड फोर्ट्स, ठीक है। थर्ड अधिकरण में है, अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र, इट डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ जस्टिस डिपार्टमेंट, वेरियस टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स, जुडिशियल प्रोसेस, ठीक है। ये सारी चीजें जो है थर्ड अधिकरण में कही गई हैं। फिर फोर्थ अधिकरण में आपको कंटक शोधन के बारे में बताया गया है, यानी कि इट डिस्क्राइब्स द पेनल कोड फॉर अ वेरियस टाइप ऑफ अ क्राइम्स, ठीक है। यानी अलग अलग टाइप्स के हिसाब से, अलग अलग टाइप्स के क्राइम्स होंगे तो उसके हिसाब से अलग अलग पेनाल्टी की व्यवस्था भी कर दी गई है इसमें। चलिए आगे देखते हैं पांचवा अधिकरण क्या है। इसमें राजवृत्तियों के कर्तव्य तथा उसमें अराजभक्तों हो या उसके लिए दंडों का नियमन किया गया है, जैसे कोष का संग्रह करना, राजवृत्तियों का भरण पोषण, व्यवहार आदि के बारे में बताया गया है। छठे अधिकरण में राज्य मंडल के विभिन्न राज्यों की प्रकृति, गुण, शत्रु राज्य को वश में करने के उपायों का वर्णन किया गया है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, ये अधिकरण इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस पर स्टार बना देता हूं। सातवें अधिकरण में षणगुणों का निरूपण किया गया है। इसमें संगुणी नीति का उद्देश्य बताया गया है, इसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाई जो संगुणी नीति है उसके बारे में बताया गया है। उसका उद्देश्य क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है और व्यवहारिक प्रयोगों पर विचार किया गया है जिसके आधार पर शत्रु, मध्यम, उदासीन राज्य को वश में किया जा सके, ठीक है। फिर आठवां अधिकरण है, इसमें कौटिल्य ने राज्यों की विपत्तियों के व्यसन के कारण के बारे में बताया है और कैसे राज्य के विधानों को, राज्य के जो व्यसन है, राज्य के जो कष्ट है उनको कैसे दूर किया जाए। हाँ, नवाधिकरण इसमें दो बार हो गया है नवाधिकरण, ठीक है। नवाधिकरण के बारे में यहाँ पर दो टाइप्स में हो गया है। नवाधिकरण अधिक्रमण का निरूपण या अभिस्यात कर्म के बारे में, इसमें अधिक्रमण से पहले की जाने वाली तैयारियों का विवरण किया गया है। आक्रमण से पहले, सॉरी, ठीक है, आक्रमण से पहले राजा किन किन तैयारियों को करता है उसके बारे में नवे अधिकरण में बताया गया है, ठीक है। फिफ्थ अधिकरण में स्टेट के सर्वेंट एंड रूल्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। फिर सिक्स्थ अधिकरण में है आपके नेचर एंड क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट स्टेट सर्कल एंड वे टू द सब्जगेट एंड एनिमी स्टेट्स, ठीक है। तो इनमें स्टेट के बारे में, कौन सा स्टेट एनिमी होगा, कौन सा स्टेट हमारा फ्रेंड होगा, इसके बारे में चीजें बताई गई है। सेवेंथ अधिकरण में है डिस्क्रिप्शन ऑफ सद्गुणस या सांगुण्य नीति जिसे बोलते हैं आप, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, सांगुण्य नीति के टाइप्स बताए गए हैं, यूटिलिटी क्या है इसकी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे इस पर इंप्लीमेंट होता है, फिर सद्गुणा पॉलिसी को कैसे हम एनिमी के ऊपर लागू कर सकते हैं, कैसे इसको मॉडरेट, डिफरेंट स्टेटस, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। फिर एट्थ अधिकरण में इसमें कौटिल्य डिस्क्राइब किया है एडिक्शन एज अ रीजन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट हैज द सजेस्टेड द मेनी रिमूव ऑफ देम, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट्स के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको कैसे रिमूव किया जाए इसके बारे में कौटिल्य ने सजेस्ट किया है। नाइन्थ अधिकरण में आपका है अटैक ऑफ अभिष्यत्कर्म के बारे में बताया गया है। इट डिस्क्राइब्स द प्रिपरेशन टू बी डन बिफोर द अटैक, ठीक है, कि डन यानी कि अटैक करने से पहले, है ना, एक किंग को अगर अटैक करना है किसी एनिमी स्टेट के ऊपर तो उसके पहले उसको क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन कौन सी तैयारियां करनी चाहिए, वो चीजें नाइन्थ अधिकरण में बताई गई हैं। मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूं, इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत अधिकरण के बारे में नहीं है। अधिकरण से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा पूछता है, ये पूछता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है, ठीक है। तो 15 अधिकरण है, 15 अधिकरण है, बस कॉमन सी चीज है। फिर वही बात है, 10वां अधिकरण है
इसमें युद्ध का निरूपण संग्रामिक, इसमें युद्ध के शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध के नियमों का वर्णन किया गया है, कैसे युद्ध किया जाएगा। 11वें अधिकरण में संघवृत्त निरूपण या संघवृत्त के बारे में, इसमें संघ राज्यों के विनाश कैसे किया जाए, राज्यों के बीच कैसे भेद डालकर उन राज्यों को कैसे तोड़ा जाए, ये सारी बातें उसमें 11वें अधिकरण बताई गई। 12वां अधिकरण क्या कहता है, अबलियस का निरूपण करना, यानी कि निर्बल राजा द्वारा बलवान राजाओं के प्रतिकारों का उपायों का कैसे वर्णन किया गया है। 13वां अधिकरण में है दुर्ग की प्राप्ति के उपायों का निरूपण, या जो दुर्गल भोपाय है, ठीक है, इसमें शत्रु के दुर्ग पर अधिकार करने के उपायों के बारे में बताया गया है कि शत्रु के राज्य पर, शत्रु के दुर्ग का मतलब होता है किला, ठीक है, फोर्ट, कि शत्रु के फोर्ट पर हम कैसे अचीवमेंट लें, कैसे विजय प्राप्त करें, कैसे अधिकार स्थापित करें, ठीक है। 14वें अधिकरण में है, इसमें शत्रु पर विष, जादू टोना आदि के प्रयोग की विधि बताई गई है, कैसे एक शत्रु को हम जादू टोने या विष के माध्यम से कैसे उसको हम पराजित करें। 15वें अधिकरण में भी यही तंत्र युक्ति की बात की गई है, इसमें अर्थशास्त्र की सामान्य विशेषताओं के बारे में वर्णन किया गया है। कुछ तो ये 15 अधिकरण है जिनको आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इसमें टिपिकल चीजें नहीं है, एक एक करके आप इनको देखिएगा। 10th अधिकरण है, ठीक है, डिस्क्राइब द रूल ऑफ वॉर अचीव विक्ट्री, ठीक है, तो कैसे हम विक्ट्री को अचीव कर सकते हैं, वॉर के क्या क्या रूल्स हैं, कैसे हम इनमी के ऊपर वॉर करें, उनके लिए क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं राजा ने, इन सारी चीजों के बारे में आपका 10th अधिकरण में बताया गया, ठीक है। फिर 11th अधिकरण में आपको बताया गया है डिस्कस ऑन द वे आउट टू द क्रिएट डिवीजन ऑफ द यूनियन स्टेट एंड द डिस्ट्रॉय देम, ठीक है। इसमें बताया गया है कि अगर कोई छोटे छोटे राज्यों से, छोटे छोटे स्टेट्स को मिलाकर एक बड़ा स्टेट बना है, तो इन छोटे छोटे स्टेट्स को कैसे हम डिस्ट्रॉय करें जिससे कि ये बड़ा स्टेट भी डिस्ट्रॉय हो जाए। फिर आपका आता है 12th अधिकरण, इसमें बताया गया है कि कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग किंग्स को कैसे, वीक किंग्स कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। फिर 13 अधिकरण में है कि डिस्क्राइब द वे टू द कैप्चर द एनिमीज फोर्ट, कैसे हम एनिमीज के फोर्ट को कैसे कैप्चर करें, कैसे दुश्मन के राज्य पर, कैसे दुश्मन के किले पर हम विजय प्राप्त करें, ठीक है। फिर 14 अधिकरण में है मेथड्स ऑफ यूजिंग, कैसे पोजीशन, कैसे पॉइजन को यूज किया जाए, कैसे मैजिक को यूज किया जाए, कैसे विच क्राफ्ट का यूज करके हम एनिमी को हराएं या उसको डिफीट दें, ठीक है। फिर 15th अधिकरण आता है, इसमें आपको दिया गया है कि अर्थशास्त्र के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, जनरल डिस्क्रिप्शंस के बारे में बातें बताई गई हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ स्टेटमेंट हैं अर्थशास्त्र के ऊपर, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। हालांकि अभी तक इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन कभी क्वेश्चन बनने के चांसेस हों, इसलिए मैंने किसी भी चीज को यहाँ पर छोड़ा नहीं है, सारी चीजों को एक एक डिस्क्रिप्टिव वे में बहुत सारी तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की, ठीक है। शिवशंकर मेनन शिवशंकर मेनन के बारे में आपने कभी पहले पढ़ा होगा, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे तो उनके समय में ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, तो वही शिवशंकर मेनन है जिन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में लिखा है कि अर्थशास्त्र का सामने आना, चाहे वह सही हो या गलत हो, ठीक है, राष्ट्रवादियों के लिए चेतना का निर्माण करने, भारत के अपने अतीत और भारत क्या कर सकता है उसे लेकर एक नवीन बोध तैयार करने में यह अर्थशास्त्र बहुत ही सहायक रहा है। तो ये जो है शिवशंकर मेनन के स्टेटमेंट है, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आपको ये स्टेटमेंट आपको अगर आप इग्नू की बुक पढ़ते हैं तो वहां भी ये आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। वी.आर. मेहता की बुक पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। अगर आप एक एमपी की पब्लिकेशन की बुक आती है मध्य प्रदेश की, है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ एमपी की है, मैंने उसमें देखा था, उसमें भी बहुत अच्छा कंटेंट था, वहां से भी आप चीज़ों को अगर आपके पास टाइम मिले तो देख लीजिए। अदरवाइज आप इग्नू, अगर आपको मिल जाता है इग्नू के सारे नोट्स, तो वहां से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इग्नू के ही नोट से अब क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शिवशंकर मेनन कहते हैं द राइज ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स यहां पर नहीं होगा, अर्थशास्त्र होगा। जहां पे कुछ करेक्शंस रह गई हैं मैं उन पीडीएफ को करेक्ट करके आपको बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आपको कभी भी परेशान होने की कोई जरूरत न पड़े, ठीक है। द राइज ऑफ अर्थशास्त्र rightly or wrongly helped the create the consciousness among the nationalists, a new understanding of India's
पास्ट एंड व्हाट इट कुड डू। ठीक है, तो ये है शिवशंकर मेनन का स्टेटमेंट, इसको जरूर याद रखिएगा। फिर अगला स्टेटमेंट है शिवशंकर मेनन का, कौटिल्य उन्हीं समस्याओं के बारे में सोच रहा था जिनके बारे में हम सोचते हैं। वह ऐसी स्थिति में था जब कई राज्य थे, वह वैसे ही बहुध्रुवीय दुनिया में जैसे कि आज की बहुध्रुवीय दुनिया है, या फिर जैसे कि 1648 में जो वेस्टफेलिया की संधि हुई उसके बाद से दुनिया का स्वरूप कैसा हुआ, बहुध्रुवीय हुआ। बहुध्रुवीय के साथ साथ वेस्टफेलिया की संधि के साथ साथ आपका संप्रभुता का विचार जो आया। ठीक है, आइडिया ऑफ अ सॉवरेंटी अगर जो सबसे पहले बात की जाए तो वेस्टफेलिया की संधि से ही माना जाता है। शिवशंकर मेनन, कौटिल्य was the thinking about the same problem that we think about he lived in a situation when there were many states, it was a multipolar world as a is today। ठीक है, जैसे कि आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है वैसे ही कौटिल्य भी मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में सोचकर कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, वो वैसी ही सिचुएशन उस समय भी रही हुई जैसे आज है। ठीक है, आफ्टर द अगर बात करें तो वेस्टफेलिया की संधि के बाद जैसे मल्टीपोलर वर्ल्ड आया, सॉवरेंटी आई, तो ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे फैलने लगी, तो उस टाइम पे भी सारी चीजें थी। फिर ऑस्टिन ओलिवेल हैं, इनके स्टेटमेंट्स हैं, कौटिल्य राजनीतिक रणनीतिकार हैं, वे राज्य के सेवक हैं और राजा की शक्ति बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार विजिगीषु द्वारा विजय पाना, शक्ति या सत्ता का विस्तार करना कौटिल्य की रणनीति का क्या है, केंद्र बिंदु है। ठीक है, जर्मन शास्त्र जब समाजशास्त्री मैक्स वेबर हैं, इन्होंने बोला कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र सही रूप में क्या है, उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है। अर्थशास्त्र की तुलना में मैकियावेली ने जो प्रिंस लिखा वो बहुत ही कम हानिकारक है। ठीक है, यानी कि जो अट्रैक्टिव बुक है, जो बहुत बेहतरीन बुक है, वो क्या है, अर्थशास्त्र है। ठीक है, ऐसा कौन बोल रहा है, मैक्स वेबर कह रहे हैं कि प्रिंस की तुलना में क्या है, कम हानिकारक है, बल्कि प्रिंस क्या है, सॉरी इसकी तुलना में प्रिंस का मैकियावेली क्या है, कम हानिकारक है। ठीक है, और ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया इन्होंने, अर्थशास्त्र को दिया। ठीक है, प्रिंस के मैकियावेली, प्रिंस का जो जो मैकियावेली का प्रिंस है वो उतना हानिकारक बुक नहीं है, वो उतना आक्रामक बुक नहीं है जितना आक्रामक और अग्रेसिव बुक अर्थशास्त्र है, ऐसा मैक्स वेबर कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें पता चलता है कि मैक्स वेबर कहते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का बुक जो है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है बजाय मैकियावेली के प्रिंस के। ठीक है, ऑस्टिन ओलिविले कह रहे हैं कि कौटिल्य इज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, अ सर्वेंट ऑफ द स्टेट and seeks to increase the power of a king, thus conquest the expansion of power or authority by means of the conquest is a central of Kautilya strategy। ठीक है, राज्यों को जीतना, स्टेट को जीतना, पावर्स का एक्सपेंशन करना, यही क्या है, यही कौटिल्य की सेंट्रल स्ट्रेटजी है, ये चीज ध्यान रखना। फिर आगे चल के जर्मन सोशोलॉजिस्ट थिंकर मैक्स वेबर कहते हैं कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इट इज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीम मैकियावेलिज्म। ठीक है, वाइल मैकियावेलीज प्रिंस इज अ लेस हार्मफुल। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे हेनरी किसिंजर, इनके बारे में आपने कभी ना कभी जब अमेरिका भारत संबंध पढ़े होंगे तो वहां पे ये क्या है, अमेरिका में विदेश सचिव रहे हैं ये हेनरी किसिंजर। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, कभी भी ये बुक एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए आपको इस बुक को याद रखना पड़ेगा। 2015 में लिखी गई बुक है और इसमें इन्होंने लिखा कि अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र शक्ति की आवश्यकता को प्रमुख वास्तविकता मानता है। ठीक है, प्रमुख वास्तविक बताता है। तो ये चीजें आपको कोटेशंस के माध्यम से ध्यान रखना होगा। हेनरी किसिंजर राइट्स ऑन हिज बुक वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, वर्ल्ड ऑर्डर नहीं हुआ, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, और इकोनॉमिक्स reveals the need for the power to be prime real, prime real। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को याद रखेंगे। हेनरी किसिंजर की बुक है वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, जो कब लिखी गई, 2015 में लिखी गई थी। आगे देखते हैं कौटिल्य की अध्ययन पद्धति के बारे में। इनकी जो अध्ययन पद्धति आ रही है, किन किन मेथड्स का इन्होंने यूज किया है। हालांकि ये सारी चीजें आपने इंट्रो क्लास में देखा था कि कौटिल्य की अध्ययन पद्धति में आगमनात्मक पद्धति है, ये चीजें आपने इंट्रो वाली क्लास में ही स्टडी कर लिया था, बट इसको हम डिटेल में और अच्छे तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि जिससे कि आप जब रिवीजन करें तो आपकी जो नज़र है
वो हेडिंग टू हेडिंग जाए जिससे कि आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, कौटिल्य की अध्ययन पद्धति कैसी है? अब इनकी लेखन शैली में तर्कपूर्णता दिखाई देगा, बुद्धिमत्ता प्रधान चीजें दिखाई पड़ेंगी। एक यथार्थवादी राजनीति वैज्ञानिक थे या अर्थशास्त्री थे, या कह लें कि यथार्थवादी राजनीति शास्त्री थे जिसने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया है। ठीक है, इन्होंने इंडक्टिव मेथड्स को अपने थिंकिंग में या अपनी बुक्स में यूज किया है। इसी के साथ इन्होंने मनोवैज्ञानिक पद्धति को भी अपनाया हुआ है। ठीक है, आगमनात्मक पद्धति के बारे में हमने देखा था कि आगमनात्मक पद्धति की कुछ सब मेथड्स होती हैं, कुछ उप पद्धतियां भी होती हैं जिनमें ऐतिहासिक पद्धति, परिवेक्षणात्मक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, है ना, इन सारी पद्धतियों का समावेश दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब देखिएगा कि अगर आप नेट का फर्स्ट पेपर पढ़ते हैं तो उसमें भी आप ऐतिहासिक पद्धति क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड्स क्या है ना, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स क्या है, तो ये सारी चीज़ों को आप एक एक करके स्टडी करते हैं। हालांकि मेरा विचार ये भी है कि मैं जनरल पेपर भी पढ़ाऊँ, फर्स्ट पेपर के लिए भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, और उस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ काम करने के लिए। हालांकि जैसे ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और वीडियो उस पर बनने के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार है। ठीक है, चलिए कौटिल्य's राइटिंग इज अ लॉजिकल एंड इंटेलिजेंट। ही वॉज अ रियलिस्टिक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हु अडॉप्टेड द इंडक्टिव मेथड्स। ठीक है, आपको याद रखना है इंडक्टिव मेथड्स। इंडक्टिव मेथड्स को अरस्तु ने भी यूज किया था। ठीक है, अरिस्टोटल ने भी इसको यूज किया था। अलॉन्ग विद दिस ही ऑल्सो अडॉप्टेड द साइकोलॉजिकल मेथड। ठीक है, अब इस इंडक्टिव मेथड के साथ साथ इन्होंने क्या किया है, साइकोलॉजिकल मेथड्स को भी यूज किया है। द सब मेथड्स ऑफ द इंडक्टिव मेथड्स इंक्लूड द हिस्टोरिकल, ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। ठीक है, तो इंडक्टिव मेथड्स के जो सब मेथड्स हैं उनमें हम देखते हैं हिस्टोरिकल मेथड्स क्या है, ऑब्जर्वेशनल मेथड्स क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स क्या है। इन सारे मेथड्स को भी कौटिल्य ने या चाणक्य ने अपनी स्ट्रेटजी में या अपनी पुस्तकों में यूज किया है। ठीक है, अब देखेंगे अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थशास्त्र। प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र में कौटिल्य का अर्थशास्त्र एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी तुलना अरस्तु के राजनीति विज्ञान से या राजनीति से की जा सकती है। ठीक है, तो अरस्तु के पॉलिटिक्स का जो इंपॉर्टेंस है वही इंपॉर्टेंस जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का है। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अरस्तु का पॉलिटिक्स। अर्थशास्त्र से प्राचीन भारतीय राजनीति, समाज, उस समय की राजनीतिक समस्याओं की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, अगर आप अर्थशास्त्र की स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एंशियंट इंडिया था, जो हमारा परंपरागत भारत था या प्राचीन भारत था, वहां उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी, उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहां की समस्याएं कैसी थी, है ना, सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अर्थशास्त्र जो है हमारे भारतीय समाज के बारे में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, सारे एस्पेक्ट्स को ये कवर करती है। कौटिल्य ने राजनीति के प्रति यथार्थवादी हैं। ठीक है, कौटिल्य ने राजनीति के प्रति यथार्थवादी हैं, यानी कि उनका दृष्टिकोण जो है यथार्थवाद के प्रति ज्यादा है। ठीक है, अगर बात करें तो कौटिल्य कैसे विचारक हैं, तो कौटिल्य एक रियलिस्टिक थिंकर हैं, कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक हैं। ठीक है, यथार्थवादी उनको कहते हैं जो कल्पना लोक की बात नहीं करते, जो इमेजिन नहीं करते, जो चीजों को जो जैसा है वैसे ही उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, उसका डिस्क्राइब करते हैं या वैसे उसका वर्णन करते हैं। ठीक है, अगर कल्पना लोक का मतलब होता है कि चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, बताना, उसकी कल्पना करना कि हम स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा होगा, फलाना होगा, स्वर्ग में परियां होंगी, ये होंगी, है ना, ये क्या है, कल्पनाएं हैं। अब जो जैसी चीजें हैं उसको वैसे ही एज इट इज डिस्क्राइब करना क्या है, रियलिज्म है, वही यथार्थ है। इन एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल साइंस कौटिल्या's अर्थशास्त्र इज अ ओनली बुक दैट कैन बी कंपेयर्ड विद द अरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स। ठीक है, तो अरिस्टोटल की जो पॉलिटिक्स है उससे हम कौटिल्य की अर्थशास्त्र का कंपैरिजन कर सकते हैं। अर्थशास्त्र गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशियंट इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो हमें अर्थशास्त्र से जो है एंशियंट इंडियन पॉलिटिक्स की जानकारी मिलती है, उनकी वहां की सोसाइटी कैसी थी इंडिया की, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या थे,
इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, इन सारी चीजों के बारे में हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कौटिल्य हैज अडॉप्टेड द रियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स में जो है कौटिल्य ने रियलिस्टिक अप्रोच को अपनाया है। ठीक है, यथार्थवादी अप्रोच को इन्होंने अपनाया है। इनके अलावा संजू की बात करें, है ना, ये भी चाइनीज थिंकर है, ये भी यथार्थवादी विचारक है। फिर मैकियावेली यथार्थवादी है। ठीक है, कौटिल्य आपके यथार्थवादी हैं। तो बहुत सारे ऐसे थिंकर हैं जो यथार्थवाद में अपना नाम स्थापित कर चुके हैं। जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आते हैं तो वहां पर आप मार्गेंथाउ को पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के महत्व में क्या है कि इसमें राज्य शास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दी गई है, इसलिए भी इसका एक महत्व है। इसे धर्मशास्त्र के बंधन से मुक्त किया गया है। ठीक है, यानी कि धर्म का महत्व अलग है, धर्म का क्षेत्र अलग है और राजनीति का क्षेत्र अलग है। धर्म और राजनीति को अलग करने का काम जो है भारत में अगर किसी ने किया है तो वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको दिखाई पड़ेगा। अर्थशास्त्र ने भारत को एक सुदृढ़ और केंद्रीकृत शासन दिया है, जिसके संबंध में पहले के विचारक क्या थे, अनभिज्ञ थे। ठीक है, यानी अब इसका महत्व क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। ठीक है, अर्थशास्त्र के महत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अर्थशास्त्र का महत्व इसलिए है क्योंकि इससे तो हमें एक तो प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है कि हमारे प्राचीन इंडिया में, एंशियंट इंडिया में क्या क्या पॉलिटिकल सिस्टम था, कैसा सिस्टम था, उन सारी चीजों के बारे में मिलती है जानकारी। दूसरी चीज, हमारे इंडिया की जो गवर्नेंस सिस्टम है, जो सेंट्रलाइज सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। फिर आगे इसलिए भी इसका महत्व बढ़ जाता है। फिर प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र के इतिहास में कौटिल्य प्रथम प्रमुख विचारक हैं जिसने धर्म व राजनीति के पृथक्करण पर बल दिया है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने बनता है कि वह पहला भारतीय विचारक कौन है जिसने धर्म और राजनीति को अलग अलग करने का कार्य किया है। ठीक है, और आपको बताना है कि यूरोपीय राजनीतिक चिंतन में वो पहला विचारक कौन है जिसने धर्म और राजनीति को अलग करने का कार्य किया है। तो बात करें अगर यूरोपीय राजनीतिक चिंतन में धर्म और नैतिकता को अलग करने का काम मैकियावेली ने किया है। ठीक है, और वही कार्य जो है धर्म और नैतिकता को, धर्म और राजनीति को अलग करने का काम कौटिल्य ने भारत में किया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ के चलना है। जब आपको कंपैरिजन की बात आए तो कंपैरिजन भी आप अच्छे तरीके से करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी कभी भी एग्जाम में डाउट्स ना क्रिएट हो, है ना। कंपैरिजन के थ्रू आपको पढ़ना चाहिए। कौटिल्य, हॉब्स का सामाजिक समझौता कैसा था, कौटिल्य ने जो सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया है वो कैसा था, इन सारी चीजों को आप आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप चीजों को एक अपने माइंड में कंपेयर करना सीखें। जब आप कंपेयर करना सीख जाएंगे चीजों को तो आपके लिए वो ज्यादा बेहतर साबित होगा। चलिए आगे देखते हैं। इन दिस पॉलिटिकल साइंस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड इट हैज बीन फ्रीड फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ अ धर्म शास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र हैज गिवन इंडियाज स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलाइज्ड रूल अबाउट विच द अर्लियर थिंकर्स वर अनवेयर। ठीक है, अर्थशास्त्र ने क्या दिया है हमें, अर्थशास्त्र ने हमें बताया है कि कैसे इंडिया में स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलाइज रूल चलता था, इसके बारे में हमें अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। इसीलिए इसका क्या है, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है, जिसके बारे में जो अर्लीस्ट थिंकर थे उनको इस चीज के बारे में कोई जानकारी उस समय नहीं थी। इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल साइंस कौटिल्य इज द फर्स्ट मेजर थिंकर हु हैज एम्फेसाइज्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ रिलीजियन एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो पहले ऐसे मेजर थिंकर हैं कौटिल्य जिन्होंने पॉलिटिक्स और रिलीजियन को क्या किया है, सेपरेट किया है। ठीक है, एंड डिस्क्राइब द रिलीजियन एज अ फॉलोअर ऑफ अ पॉलिटिक्स। ठीक है, और इन्होंने बताया कि धर्म को राजनीति का क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। कौटिल्य ने समस्त राजनीतिक चिंतन का आधार क्या बताया है, अर्थ को बताया है। ठीक है, अर्थ का मतलब है कि लोगों से बसी भूमि। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार इहलोक, ठीक है, इहलोक का मतलब धरती, इहलोक के धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों में अर्थ का क्या है, अर्थ का सम्मान प्रमुख है। ठीक है, जो
मोक्ष क्या है? मोक्ष इहलोक से जुड़ा हुआ नहीं है। मोक्ष क्या है? परलोक से जुड़ा हुआ है। परलोक का मतलब जब आप स्वर्ग चले जाएंगे तभी आपको मोक्ष मिलेगा, है ना। बाकी धर्म, अर्थ और काम तीनों क्या है? यही सारी तीनों चीजें जो है धरती पर ही होंगी, यानी कि इसी लोक पर होंगी। इसी को बोलते हैं इहलोक, ठीक है। इहलोक का मतलब है धरती पर। परलोक का मतलब क्या है? इहलोक से हट करके यानी स्वर्ग पे जाना, ठीक है। तो स्वर्ग में आप जाओगे तभी क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा, ठीक है। तो 4 पुरुषार्थों के बारे में जो बताया है कौटिल्य ने, 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है, ठीक है। मोक्ष चौथा ऐसा पुरुषार्थ है जो आपको इहलोक में नहीं मिलेगा, यानी धरती पर नहीं प्राप्त कर सकते इसको आप, ठीक है। इसको आप स्वर्ग में ही आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन धर्म, अर्थ और काम ये तीनों पुरुषार्थ आपको कहां मिलेंगे? इसी धरती पर मिलेंगे, यानी इसी लोक पर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति का या राजा का जो अंतिम उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। चाहे वो राजा हो चाहे साधारण व्यक्ति हो, सबका अंतिम उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति करना, ठीक है। कामंदक की नीति अनुसार, नीतिसार, कामंदक ने एक बुक लिखी, नीतिसार जो है, सोमदेव सूरी की नीति वाक्यम पर भी अर्थशास्त्र का अत्यधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है, जिनको अर्थशास्त्र का संक्षिप्त सार भी कह सकते हैं, ठीक है। कामंदक ने एक पुस्तक लिखी नीतिसार, ठीक है। सोमदेव सूरी ने लिखी नीति वाक्यम, ठीक है। इन नीति वाक्यम और नीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र का प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। अर्थशास्त्र से प्रभावित होकर के इन सारे विचारकों ने ये पुस्तकें लिखी हैं, चाहे वो कामंदक हो, चाहे वो सोमदेव सूरी हो, चाहे वो पाणिनि का अष्टाध्यायी हो, ठीक है। पाणिनि का अष्टाध्यायी हालांकि कंपेयर किया जाता है, पाणिनि का अष्टाध्यायी जो लिखा है व्याकरण पर लिखा गया ग्रंथ है, और जितना महत्व पाणिनि के अष्टाध्यायी का ग्रामर में है, उतना ही महत्व जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का राजनीति विज्ञान में है। चलिए, कौटिल्य हैज सेड दैट द बेसिस ऑफ अ पॉलिटिकल थिंकिंग इन अर्थ। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, आउट ऑफ 3 एम्स ऑफ दिस वर्ल्ड, धर्मा, अर्थ, कामा, द रिस्पेक्ट ऑफ अर्थ इज अ पैरामाउंट, ठीक है। इन सब में अर्थ को क्या है? ज्यादा महत्व दिया गया है। अर्थ has a great influence on कामंदका's नीतिसारा एंड सोमदेव्स नीति वाक्यम, ठीक है। सोमदेव की नीति वाक्यम और कामदेव की जो नीतिसार है, कामंदक की नीतिसार है, सॉरी, कामंदक की नीतिसार और सोमदेव सूरी की नीति वाक्यम, इस पर क्या है? इस पर अर्थशास्त्र का जो है बहुत ही इंपैक्टफुल मीनिंग पड़ा है, बहुत ही इंपैक्टफुल इंपैक्ट पड़ा है इसका, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया इसके अर्थशास्त्र का क्या महत्व है, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्व भी आपने देख लिया। अब देखते हैं कौटिल्य का सामाजिक दर्शन, ठीक है। कौटिल्य ने सोशल प्रोस्पेक्टिव में या सोशल एस्पेक्ट्स में क्या क्या चीजें बताई हैं, ठीक है। उनका क्या सोशल फिलॉसफी है, इसके बारे में हम चीजों को देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र मूलतः राजनीति पर ग्रंथ है, राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ है, लेकिन इसमें समाज के संगठन, समाज के नियमों, इन सब के ऊपर भी आपको विचार देखने को मिलेगा, ठीक है। राजनीति पर तो लिखा गया है, ये तो सबको पता है कि राजनीति का ग्रंथ है, लेकिन इसके अलावा भी आपको समाज का संगठन कैसा होना चाहिए, समाज के नियम कैसे होने चाहिए, एक राजा को क्या कार्य करना चाहिए, ये सारी चीजें तो आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन साथ साथ समाज के संगठन और समाज के नियमों के बारे में भी चीजें दिखाई देंगी इसमें, ठीक है। तत्कालीन भारत राजनीतिक अव्यवस्था के साथ साथ सामाजिक अव्यवस्था के दौर से भी गुजर रहा था। अगर बात करें कौटिल्य के समय की, तो कौटिल्य के समय में जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था थी वो अव्यवस्था में बदल चुकी थी, और सामाजिक जो व्यवस्था थी वो भी अव्यवस्था के दौर से गुजर रहा था। तो इसी दौर से निपटने के लिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जिससे कि उसमें समाज के संगठन के नियम, समाज के नियम क्या होंगे, सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी, उन सारी चीजों का एक समावेश जो है अर्थशास्त्र में दिखाई पड़ता है, ठीक है। सोशल फिलॉसफी ऑफ कौटिल्य। अर्थशास्त्र इज अ primarily a treatise on a politics, but it also gave an idea of the organization and rules of the society. Then the India was going through a period of a political chaos as well as social chaos, ठीक है।
उस समय अगर बात किया जाए जब कौटिल्य का टाइम चल रहा था, तो उस समय पॉलिटिकल चाओस भी चल रहा था और सोशल चाओस भी चल रहा था। तो इसी पॉलिटिकल और सोशल चाओस से निपटने के लिए अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी गई, ठीक है, अर्थशास्त्र रिटन की गई, और इस अर्थशास्त्र में सोशल चाओस से निपटने के क्या क्या पहलू हैं उस पर बताया गया, और पॉलिटिकल चाओस को कैसे हम कंट्रोल करें, सोशल चाओस को कैसे कंट्रोल करें, कैसे पॉलिटिकल एंड सोशल चाओस से हम बाहर आए, उन सारी चीजों के बारे में इस अर्थशास्त्र में बहुत ही डिटेल में डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई पड़ेगा। कौटिल्य ने सामाजिक समझौते के रूप में विचार प्रस्तुत किया कि शक्तिशाली एवं प्रजा कल्याण के लिए प्रतिबंध राज्य के बिना एक व्यवस्थित समाज की स्थापना नहीं हो सकती है, अर्थात सुव्यवस्थित समाज की स्थापना के लिए शक्तिशाली एवं प्रजा कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि अगर हमें एक सुव्यवस्थित समाज की स्थापना करना है तो हमें एक शक्तिशाली राजा और कल्याणकारी प्रजा जैसी राज्य की स्थापना करनी पड़ेगी। कौटिल्य के सामाजिक दर्शन के अंतर्गत हम प्रमुख व्यवस्थाओं को देखते हैं या प्रमुख व्यवस्थाओं को समाहित करते हैं। अब वो प्रमुख व्यवस्थाएं सामाजिक दर्शन के अंतर्गत क्या क्या आती हैं उनको हम एक एक करके यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं, कौटिल्य प्रेजेंटेड द आइडिया in the form of a social contract that an orderly society cannot be established without a powerful and a public welfare restrictive state. A powerful and a public welfare state is required to establish well organized society. ठीक है, तो किसी भी वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी को अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है अच्छे तरीके से, ठीक है, अगर किसी भी सोसाइटी को अगर हमें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी या स्ट्रॉन्ग स्टेट की आवश्यकता पड़ेगी, एक पावरफुल किंग की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कौटिल्य बोलते हैं। द फॉलोइंग मेजर सिस्टम हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द कौटिल्याज सोशल फिलॉसफी। ठीक है, कौटिल्य के सोशल फिलॉसफी के तहत हम लोग अलग अलग चीजों को व्यवस्थित करके देखते हैं, जैसे कि वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम के बारे में देखेंगे कि ये क्या है। वर्ण व्यवस्था कौटिल्य के सामाजिक दर्शन का एक पार्ट है, एक अंग है। देखते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में, क्या है वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था चलिए, कौटिल्य ने प्राचीन भारतीय परंपरा की तरह समाज के संगठन का आधार वर्ण व्यवस्था को माना है। ठीक है, कौटिल्य ने बताया, जैसे कि आपने देखा होगा कि प्राचीन भारतीय परंपरा में वर्ण व्यवस्था का महत्व बना हुआ है। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्णों की बात प्राचीन भारतीय परंपरा में आपको दिखाई पड़ती है। तो उसी वर्ण व्यवस्था को कौटिल्य ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, उसी वर्ण व्यवस्था को इन्होंने समाज के संगठन का आधार बताया है। इन्होंने बताया कि जो समाज का संगठन बनता है, समाज अगर ऑर्गेनाइज्ड होता है तो इन्हीं 4 वर्णों को मिलाकर समाज का निर्माण होता है। कौटिल्य का वर्ण व्यवस्था से संबंधित दृष्टिकोण मनु से उदार था। ठीक है, मनु ने जो वर्ण व्यवस्था के बारे में बातें की हैं, ठीक है, वो उनका बहुत ज्यादा कठोर वर्ण व्यवस्था है, लेकिन कौटिल्य का जो वर्ण व्यवस्था का विचार है वो मनु से थोड़ा सा उदार है। ठीक है, कौटिल्य शूद्र को भी आर्य समुदाय का सदस्य मानता है तथा शूद्र को संपत्ति का अधिकार भी देता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, कौटिल्य ने शूद्र को भी आर्य समुदाय का सदस्य माना है और शूद्र को संपत्ति का अधिकार रखने की बात करता है। ठीक है, लेकिन जहां पर अगर बात की जाए मनु की, तो मनु ने वर्ण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की किसी भी परिवर्तन, किसी भी फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं की, लेकिन वहीं पर कौटिल्य ने क्या किया है, उनके वर्ण व्यवस्था को थोड़ा सा उदार बना रखा है अपने। वर्ण सिस्टम देखते हैं, लाइक द एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस, कौटिल्य हैज कंसीडर्ड द वर्ण सिस्टम एज अ बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, इन्होंने कहा कि सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन में वर्ण सिस्टम क्या है, एक बेसिक रोल प्ले करता है, एक बेसिक रोल प्ले करता है। ठीक है, कौटिल्या's व्यू रिगार्डिंग द कास्ट सिस्टम वाज अ मोर लिबरल देन द मनु। ठीक है, मनु को आपने पढ़ा था धर्मशास्त्र, तो धर्मशास्त्र के जो विचार हैं वो मनु के ही विचार आपको दिखाई पड़ेंगे। तो मनु का जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था जो है मनु की, वो ज्यादा रिजिड है। ठीक है, लेकिन कौटिल्य का जो
वर्ण सिस्टम है ये क्या है, मनु की तुलना में क्या है, फ्लेक्सिबल है, यानी कि इसमें कुछ चेंजेस किया सकता है, लेकिन मनु के वर्ण सिस्टम में कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है। कौटिल्य ऑल्सो कंसिडर द शूद्रा एज अ मेंबर ऑफ द आर्यन कम्युनिटी। ठीक है, कौटिल्य कहते हैं कि शूद्र भी आर्य समुदाय का सदस्य बन सकता है। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ। एंड ऑल्सो गिव द शूद्रा द राइट ऑफ टू द प्रॉपर्टी। और इन्होंने, कौटिल्य ने शूद्र को क्या किया है, शूद्र का मतलब था कि जो तीनों वर्णों की सेवा करे वो क्या कहलाता था, शूद्र। अब देखते हैं कौटिल्य की आश्रम व्यवस्था के बारे में। ये सब क्या हम पढ़ रहे हैं, ये सब हम पढ़ रहे हैं कौटिल्य के सामाजिक विचार। ठीक है, कौटिल्य के सामाजिक विचार में हमने अभी देखा वर्ण व्यवस्था, अब हम देखेंगे आश्रम व्यवस्था को। ठीक है, आश्रम व्यवस्था में बात करें तो कौटिल्य ने प्राचीन वैदिक परंपरा की जो 4 आश्रम व्यवस्था थी उसको इन्होंने स्वीकार किया है। वर्ण व्यवस्था को भी इन्होंने स्वीकार किया है। कौन कौन से आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम जो 0 से लेकर के 25 वर्ष तक चलता था, गृहस्थ आश्रम जो 26 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की आयु तक चलता था, फिर वानप्रस्थ आश्रम 51 वर्ष की अवस्था से लेकर के 75 वर्ष की अवस्था तक चलता था, फिर संन्यास आश्रम जो है 76 वर्ष की अवस्था से लेकर 100 वर्ष की उम्र तक जो है ये संन्यास आश्रम बनाए गए थे। तो कौटिल्य ने भी इन आश्रमों का क्या किया है, समर्थन किया है, क्योंकि प्राचीन वैदिक परंपराओं में आश्रम व्यवस्था का समर्थन किया गया है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आप सारी चीजों को यहां पर देख सकते हैं। कौटिल्य ने युवावस्था के पुरुषों द्वारा सन्यासी या भिक्षुक बनने का विरोध किया है और उसे दंडनीय माना है। ठीक है, कौटिल्य ने कहा कि युवावस्था के पुरुष जो यंग मेल हैं वो सन्यासी नहीं बन सकते। ठीक है, अगर बनते हैं तो उनका क्या किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। ठीक है, तो कौटिल्य ने कभी भी इस चीज का समर्थन नहीं किया है कि युवा व्यक्ति जो 25 वर्ष का है, जो 26 वर्ष का है वो सन्यासी बन जाएगा, नहीं। कौटिल्य ने कहा कि आपको हर अवस्था को पार करना पड़ेगा। ठीक है, आपको आश्रम व्यवस्था को पार करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको सन्यासी बनना है तो आप यंग एज में नहीं बन सकते सन्यासी। आपको सन्यासी बनने के लिए आपकी उम्र 76 होनी ही चाहिए, है ना। जैसे लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, वैसे ही आपको सन्यास लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 76 ईयर्स का बनना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी यंग एज का पर्सन जो है सन्यासी नहीं बन सकता। आज जैसे आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई पड़ेंगे, हम तो इनके भक्त हैं, हम तो उनके भक्त हैं। कौटिल्य ने कहा खबरदार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप बच्चे हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर उसके बाद आप गृहस्थ आश्रम में जाओगे, फिर वानप्रस्थ में जाओगे, उसके बाद संन्यास आश्रम में आप जाओगे, यानी कि हर अवस्था को आप पार करते हुए जाओगे। जब तक आप सारी अवस्थाओं को पार नहीं करेंगे तब तक आपको जीवन का वास्तविक अनुभव नहीं होगा। जब तक आपने जीवन का अनुभव नहीं लिया तो आप किस बात के सन्यासी हैं। ठीक है, तो सन्यासी के जीवन में सभी अवस्थाओं को पार करना बहुत जरूरी था। कौटिल्य हैज एक्सेप्टेड द सिस्टम ऑफ 4 आश्रम ऑफ द एंशिएंट वैदिक ट्रेडिशन। ठीक है, तो जो 4 आश्रम के सिस्टम बनाए गए थे एंशिएंट वैदिक ट्रेडिशंस में, उसको कौटिल्य ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया हुआ है। जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वानप्रस्था एंड संन्यास आश्रम। कौटिल्य हैज अपोज द प्रैक्टिस ऑफ men in their youth becoming ascetics or mendicants and has the considered it the punishable। ठीक है, इन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति यंग एज में साधु सन्यासी या भिक्षुक बनता है तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने देख ली। अब आप देखते हैं कि विवाह और तलाक के संबंध में कौटिल्य के क्या विचार हैं। ठीक है, यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि कौटिल्य ने विवाह के लिए जो है 12 वर्ष की लड़की की उम्र बताई है और लड़के की उम्र जो है 16 वर्ष को बताया है कि विवाह के योग्य हो जाते हैं। ठीक है, और कौटिल्य ने 8 प्रकार की विवाह को इन्होंने वैध माना है। कितने टाइप्स के विवाह का इन्होंने समर्थन किया है, तो 8 टाइप्स के विवाह को। अब पहले 4 जो हैं देखिए, ये समझिएगा, ब्रह्म विवाह होता है, प्रजापत्य विवाह होता है, आर्य विवाह होता है और दैव विवाह होता है। ये 4 विवाह जो है, प्रथम 4 विवाह में इन्होंने बोला है कि पहले 4 विवाह में आप डाइवोर्स नहीं ले सकते।
तलाक नहीं ले सकते, ठीक है, इसमें तलाक की अनुमति नहीं थी। दूसरे जो 4 हैं, जैसे गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच विवाह, दूसरे 4 में क्या है, इसमें आप तलाक वगैरह ले सकते, ठीक है। प्रथम 4 में तलाक की अनुमति नहीं थी, अन्य 4 में थी, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें आप डाइवोर्स ले सकते हैं, पहले 4 में नहीं ले सकते। विधवा विवाह का भी इन्होंने समर्थन किया है। इन्होंने बताया कि अगर कोई विडो है वो भी मैरी कर सकती है, मैरिज दोबारा से कर सकती है, ठीक है। तो कौटिल्य के बारे में क्वेश्चन पूछ ले, कौटिल्य ने अगर क्वेश्चन पूछ ले कौटिल्य के सामाजिक संदर्भ या सामाजिक विचार पर निम्नलिखित तत्वों में सही कथनों को पहचान करना है, तो कौटिल्य ने 8 प्रकार के विवाह के बारे में बात की है। कौटिल्य ने विधवा विवाह का समर्थन किया है। कौटिल्य ने पुरुष और महिला की अलग अलग उम्र का भी वर्णन किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एक लाइन में, एक सीक्वेंस में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैरिज एंड डाइवोर्स के बारे में अगर बात करें तो कौटिल्य के क्या आइडियाज हैं। कौटिल्य कंसिडर्ड a 12 years old girl and 16 years old boy be eligible for a marriage, ठीक है। 8 types of a marriage were considered valid, इन्होंने 8 types के मैरिज को कंसिडर्ड किया है वैलिड के रूप में। फर्स्ट इन्होंने ब्रह्मा, प्रजापत्य, अर्ष एंड देव, ठीक है, ये 4 जो है इसमें क्या है, आप डाइवोर्स नहीं ले सकते। एंड गंधर्व, असुर, राक्षसा एंड पैशाच जो विवाह है इसमें आप डाइवोर्स ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड 4 में आप डाइवोर्स ले सकते हैं। डाइवोर्स वॉज नॉट अलाउड इन द फर्स्ट 4, ध्यान रखना, डाइवोर्स वॉज नॉट अलाउड इन द फर्स्ट 4 बट इट वॉज अलाउड इन द अदर 4। अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, यकीन मानिए कि आप रो देंगे, ठीक है, रो देंगे इस संदर्भ में, क्योंकि वहां पर भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 के पेपर में ना, जो बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे आते हैं, आप उसमें गलती करोगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस कोर्स को डिजाइन किया है कि आप सारी चीजों को पढ़ो डिटेल में, समझो चीजों को, जिससे कि आप आगे गलती ना करो, ठीक है। फिर आगे है विडो कैन मैरी, ठीक है, इन्होंने कहा कि एक विधवा है, एक विडो है, वो मैरी हो सकती है, दोबारा से अपनी शादी कर सकती है। अब देखते हैं कौटिल्य के दास प्रथा के ऊपर क्या विचार हैं, है ना। आपने दास प्रथा के ऊपर तो अरस्तु के विचारों का तो पढ़ लिया था, अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया है, तो कौटिल्य ने भी दास प्रथा का समर्थन किया है, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार केवल मलिच्छ कहते नहीं यार, कितने मलिच्छ इंसान हो तुम ना, तो कौटिल्य के अनुसार मलिच्छ जाति के स्त्री पुरुषों को दास बनाया जा सकता है, आर्य जाति को नहीं, ठीक है। आर्य जाति मतलब जो श्रेष्ठ जाति के लोग हैं उनको आप दास नहीं बना सकते। ठीक इसी तरीके से अरस्तु ने भी बोला था कि जो यूनानी लोग हैं, जो यूनानी योद्धा हैं, है ना, यूनानी लोगों को दास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। मलिच्छ जाति के लोग अपनी संतान बेच या गिरवी रख सकते हैं। कौटिल्य के अनुसार दास कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 2 प्रकार के, 1 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा सकता है, खास करके बीपीएससी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार दास कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, एक उदार दास है, दूसरा है अहितक दास, ठीक है। अहितक मतलब हार्मफुल होते हैं जो, तो इन्होंने 2 प्रकार के दासों की बात की है। स्लेवरी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य ओनली द मेन एंड वीमेन ऑफ द मिलेच्छा कास्ट कैन बी मेड स्लेव्स, नॉट द आर्यन कास्ट, ठीक है। आर्यन कास्ट को कभी भी दास नहीं बनाया सकता है। दास बनेंगे कौन, मलिच्छ लोग बनेंगे, ठीक है। यहां पे इन्होंने बताया कि मलिच्छ जो होते हैं वही दास बन सकते हैं, ठीक है। पीपल ऑफ द मलिच्छ कास्ट कैन बी सेल और मोर्टिगेज देयर चिल्ड्रन, ठीक है। तो जो मलिच्छ कास्ट के लोग हैं वे अपने बच्चों को, अपने चिल्ड्रंस को सेल एंड परचेस कर सकते हैं या गिरवी भी रख सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य स्लेव्स आर 2 टाइप्स, ठीक है। कितने टाइप्स के स्लेव हैं, 2 टाइप्स के। पहला जेनरस स्लेव्स, दूसरा हार्मफुल स्लेव्स, ठीक है। अब देखिए उदार और अहितक दास क्या होते हैं। उदार दास ये हैं, ये दास ऐसे दास होते हैं जो आजीवन दास रहते हैं, इनको मुक्ति नहीं हो सकती, ठीक है। कौटिल्य ने कहा जो अहितक दास होंगे, सॉरी जो उदार दास होंगे वे जीवन भर दास बने रहेंगे, ठीक है। दूसरा अहितक दास हैं, यानी वे दास जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऋण के बदले गिरवी के रूप में ये रखे जाते हैं, इनकी मुक्ति क्या है, संभव है, ठीक है। यानी कि इनको अगर किसी ने लोन लिया है, जैसे आपने मुझसे लोन लिया है 10,000 रुपए का, ठीक है, और आपने पैसा नहीं चुका पाया, आपने पैसा मुझे नहीं दिया,
और आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, इसके बदले आप अपने घर के एक मेंबर को मेरे पास भेज देंगे काम करने के लिए, ठीक है, वो मेरा दास बनकर रहेगा। तो इस तरीके से चीजें क्या है, ऐसा कौटिल्य बताते हैं कि अहितक दास वे थे जो ऋण के बदले गिरवी के रूप में रखे जाते थे। यानी अगर कोई साहूकार, कोई सेठ रहता था, अगर राजा ने किसी को पैसा दिया है, अगर वो पैसा वापस नहीं कर पाता राजा को, तो उसके बदले में एक संतान या एक आदमी को भेजना पड़ता था राजा के यहाँ काम करने के लिए। इसी को बोलते हैं गिरवी के रूप में रखना, ठीक है। तो इनकी जैसे ही आप कर्ज चुका देंगे तो आपको इस दासता से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। अरस्तु ने बोला कि दासों में अगर विवेक का विकास हो जाए तो दासों को मुक्त कर देना चाहिए। कौटिल्य ने दासता को वंशानुगत नहीं माना है, ठीक है। इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि एक दास का बेटा दास होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अर्थात दास की संतान क्या हो सकती है, स्वतंत्र हो सकती है। दास दासी के प्रति क्रूर व्यवहार क्या है, क्रूर व्यवहार दंडनीय है, तथा दासी के फतित्व को भंग करना भी दंडनीय अपराध है। इन्होंने कहा दास दासी के प्रति आप क्रूर व्यवहार, निकृष्ट व्यवहार, दुष्ट व्यवहार नहीं कर सकते, उनके साथ भी आप सही वर्ताव, अच्छा वर्ताव ही करेंगे, ठीक है। और कौटिल्य कहते हैं किसी दासी के साथ आप छेड़खानी या उसके फतित्व को आप भंग नहीं कर सकते, या उसके साथ आप जबरन किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध या उसके फतित्व को आप भंग करने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए भी आपको दंड मिलेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है। तो इस तरीके से कौटिल्य ने दास प्रथा के बारे में अपने आइडियाज को प्रस्तुत किया है। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट होते हैं लिबरल स्लेव्स। लिबरल स्लेव्स वे स्लेव्स हैं रिमेन्ड स्लेव्स फॉर अ लाइफ, ये जीवन भर दास बने रहते हैं, ठीक है। कुड नॉट बी इम्पेंसिपेटेड, ठीक है, इनको कभी भी मुक्ति नहीं मिलती, कभी ध्यान रखना, ठीक है, इनको कभी भी छोड़ा नहीं जाता। फिर एक होते हैं हार्पम स्लेव, ये होते हैं वर मोर्टगेज इन द एक्सचेंज फॉर द डेप्ट, और एमेंसिपेशन इज अ पॉसिबल, इनकी मुक्ति क्या है, संभव है। अगर आपने पैसा लिया है तो आप पैसे को चुका दीजिए और आप अपने आदमी को उठा ले जाइए, ठीक है, सीधी सी बात है। कौटिल्य हैज नॉट कंसिडर्ड स्लेवरी टू बी हेरिडिटी, दैट इज द चिल्ड्रन ऑफ स्लेव्स कैन बी फ्री, ठीक है। इन्होंने कभी भी, कौटिल्य ने, अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि कौटिल्य ने दासता के वंशानुगत का समर्थन किया है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, कि क्या कौटिल्य ने दासता को वंशानुगत बताया है, क्या वंशानुगत दासता का समर्थन किया है, तो बिल्कुल नहीं किया है, ठीक है। कौटिल्य ने वंशानुगत दासता का समर्थन नहीं किया है। कौटिल्य ने कभी भी ये नहीं कहा कि एक दास व्यक्ति है उसकी संतान भी दास होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अ क्रूअल बिहेवियर टुवर्ड्स स्लेव्स इज अ पनिशेबल, इन्होंने कहा कि अगर स्लेव्स के साथ अगर क्रूअल बिहेवियर किया जाता है तो वो क्या है, पनिशेबल है। ब्रेकिंग द चैस्टिटी ऑफ अ स्लेव इज ऑल्सो पनिशमेंट, ठीक है, पनिशेबल। अगर किसी स्लेव्स की चैस्टिटी को आप, उसकी शुचिता को आप, उसकी सतीत्व को आप भंग करेंगे तो आप उसके लिए भी आपको पनिशमेंट मिलेगा। अब देखते हैं सामाजिक संदर्भ में इनके वेश्यावृत्ति का विचार क्या है, मदिरापान के संदर्भ में और जुआ, ठीक है, इनके संदर्भ में कौटिल्य ने क्या बोला है, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग के बारे में क्या विचार है। कौटिल्य ने वेश्यावृत्ति को क्या माना है, वैध माना है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौटिल्य ने वेश्यावृत्ति का विरोध किया है तो क्या सही है, नहीं, समर्थन किया है, इसको वैध माना है। कौटिल्य कहते हैं एक सूराध्यक्ष होगा, सूराध्यक्ष क्या करता है कि सूराध्यक्ष, कभी कभी ये शब्दावली भी आ जाएगी, हालांकि मैं इसको बाद में आगे चल के मैं इसको अंडरलाइन करके रेड कर दूंगा या बोल्ड कर दूंगा, ठीक है, जब आपको नोट्स दूंगा, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार सूराध्यक्ष की देखरेख में दुर्ग, यानी दुर्ग मतलब किला, किला एवं जनपद के विभिन्न स्थानों पर सुराग्रहों के ठेके दिए जाते थे, ठीक है। सुराग्रहों का एक जो ये वेश्यावृत्ति का ठेका होता था, इसमें इसका जो अध्यक्ष होता था उसको बोलते थे सुरा अध्यक्ष, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार राज्य द्यूता अध्यक्ष की देखभाल में नियत स्थानों पर द्यूत गृह, यानी द्यूत गृह का मतलब है कि जुआ, द्यूत द्यूत क्रीड़ा का मतलब है जुआ खेलना। आप रामायण महाभारत अगर देखे होंगे तो वहां पर जुआ नहीं बोलते थे, द्यूत क्रीड़ा बोलते थे वहां पर, ठीक है। तो द्यूत क्रीड़ा का मतलब है जुआ खेलने वाला स्थान। तो कौटिल्य ने जुआ खेलने को भी क्या किया है, परमिशन दिया है। और जुआ जो होगा, जो द्यूत क्रीड़ा होगी वो किसके अंडर में होगी, द्यूता अध्यक्ष के अंडर में होगी। कहीं आप इसको दूत ना समझ लेना, ठीक है, दूत वो अलग चीज है, एम्बेसडर अलग चीज है। ये द्यूता अध्यक्ष का मतलब है कि जहां पर जुआ होता है, जुआ खेलने का स्थान जहां पर है, वहां उस स्थान की देखरेख, उस स्थान का मालिक एक अध्यक्ष होगा, उसको क्या बोला जाएगा, द्यूता अध्यक्ष बोला जाएगा। तो कौटिल्य ने इसका भी समर्थन किया है।
कौटिल्य हैज कंसीडर्ड द प्रोस्टिट्यूशन इज अ लीगल, ठीक है, इन्होंने कहा कौटिल्य ने कि प्रोस्टिट्यूशन लीगल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर अ गैम्बलिंग dens were given at a various places in the fort and the distinct under the supervision of the सूराध्यक्ष, ठीक है। तो सूराग्रहों या सूराध्यक्षों के माध्यम से ही क्या होता था कि अलग अलग जगह पे वैश्यावृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए ये हेड होते थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे, ठीक है। सूराध्यक्ष क्या थे, ये प्रोस्टिट्यूशन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, प्रोस्टिट्यूशन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। According to Kautilya, the state gives permission to the run gambling dens and the at the designated places, ठीक है। इन्होंने कहा कि गैम्बलिंग भी एक डेजिग्नेटेड प्लेस पर होना चाहिए अंडर द सुपरविजन ऑफ द सूराध्यक्ष, द्यूताध्यक्ष होना चाहिए यहां पे, ठीक है। द्यूताध्यक्ष के अंडर में क्या होना चाहिए, द्यूताध्यक्ष, ठीक है। दूताध्यक्ष के अंडर में जो है आपका ये गैम्बलिंग वगैरह का कार्यक्रम होता था वहां पर। आगे देखिए, नोट करके है, कौटिल्य ने स्त्री के अधिकारों को स्वीकारा है और स्त्री को भी संपत्ति का अधिकार दिया है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, कौटिल्य ने महिलाओं के अधिकारों का समर्थन नहीं किया है, कौटिल्य ने महिलाओं की संपत्ति के ऊपर भी विचार नहीं किया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। आपको अगर अपनी प्रिपरेशन करनी है तो आपको जी जान लगाकर हर एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। फ्री में पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो इसका ये मतलब आप ना समझें कि आप चीज़ों को ऐसे ही पढ़े, हल्के में लेके पढ़े। एक एक पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान में रखें, क्योंकि अब जो नेट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो दोबारा से रिपीट होने के चांसेस बहुत कम बने हैं, ठीक है। तो अब नए नए क्वेश्चन बनेंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर एग्जामिनर बनाता है हमेशा, ठीक है। संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया है, महिलाओं के अधिकारों की बात की है, ठीक है। तो कौटिल्य ने इस तरीके से चीजों को सपोर्ट किया है, तो इस चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। नोट, कौटिल्य हैज एक्सेप्टेड द राइट्स ऑफ वीमेन एंड हैज गिवन देम टू राइट टू द प्रॉपर्टी, ठीक है। ये चीज भी आपको अच्छे तरीके से समझ के चलना है, और इस तरीके से आपका ये आज का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कौटिल्य के राज्य संबंधी विचारों के ऊपर, जिसमें हम राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, कौटिल्य के सामाजिक समझौते और राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की पाश्चात्य समझौते से तुलना करेंगे। फिर राज्य की प्रकृति के बारे में हम देखेंगे, राज्य की प्रकृति कैसी है कौटिल्य के, फिर राज्य का उद्देश्य क्या है, कैसा है। फिर अब उसके बाद देखेंगे कि राज्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है, राज्य के कार्य कैसे हैं। एक एक करके हम अगले वीडियो पार्ट में देखेंगे। इसके अलावा भी और सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। हालांकि अभी कंटेंट आगे नहीं बना है, आगे जैसे कंटेंट बनाएंगे हम चीजों को कल बना लेंगे, देन अगली वीडियो हमारी फिर से आएगी, ठीक है। और कोशिश रहेगी कि मॉर्निंग में 9 AM, ठीक है, 9 AM पर हम लाइव क्लास लेंगे, ठीक है। लाइव क्लास लेंगे किसकी, टेस्ट सीरीज की। जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, है ना, बीपीएससी, इन सब चीज़ों को लेकर के हम जो क्लासेस ले रहे हैं टेस्ट सीरीज की जो क्लासेस हमारी चल रही हैं उनके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और वो भी अब 9 AM पर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।